वेलकम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों की छुट्टियां अच्छी जा रही होंगी। तो आज हमारा जो टॉपिक है, हम क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी पढ़ने जा रहे हैं। हम लोगों ने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था क्वांटम स्कैटरिंग थ्योरी के अबाउट। तो क्लासिकल स्कैटरिंग मैंने आप लोगों को पढ़ा दी थी। तो आज हम जो है ना वो क्वांटम स्कैटरिंग पढ़ने जा रहे हैं। क्वांटम स्कैटरिंग के अंदर और क्लासिकल स्कैटरिंग के अंदर क्लासिकल स्कैटरिंग तो सीधी सी स्कैटरिंग है जिसके अंदर हमने पढ़ लिया था, लेकिन क्वांटम स्कैटरिंग के अंदर जो है ना वो वेव्स की भी बात आ जाती है कि वेव एक जो है ना इंसिडेंट होती है, एक जो है ना वो स्कैटर्ड हो जाती है, फॉरवर्ड स्कैटरिंग होती है, बैकवर्ड स्कैटरिंग होती है। ठीक है, तो इन क्वांटम मैकेनिक्स में इमेजिन एन इंसिडेंट प्लेन वेव ट्रैवलिंग इन जेड डायरेक्शन। तो जैसे कि हमें नज़र आ रहा है कि ये एक वेव हमारे पास आ रही है, इंसिडेंट वेव है, ये इस तरह से जो है ना ये हमारे पास प्लेन वेव है। प्लेन वेव आकर जब ये टारगेट के साथ टकराती है तो टकराने के बाद ये इस तरह से जो है ना वो स्कैटर होके एक स्कैटर्ड वेव बना दे, स्फेरिकल सिमेट्री के साथ जो है ना वो वेव्स इस तरह से जो है ना वो फैल जाती हैं। ठीक है, जब इस तरह से वेव्स फैलती हैं तो हमारे पास ये आता है एक तो है जी, और कुछ वेव्स जो है ना वो बिल्कुल सीधी गुजर जाती हैं, कुछ इस तरह से स्कैटर्ड हो जाती हैं, और कुछ जो है इसमें से स्कैटर्ड होती हैं, और कुछ जो है ना वो वैसे ही जो ये आपको नज़र आ रहा है एक्सिस ऑफ इंसिडेंट वेव नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके बाद जो है हमारे पास बैकवर्ड स्कैटरिंग आ गई है। बैकवर्ड स्कैटरिंग एंड स्कैटरिंग सेंटर, जो जिस पॉइंट से हमारे पास स्कैटरिंग हो रही है। हाँ जी, द प्लेन वेव देन इनकाउंटर्स ए स्कैटरिंग पोटेंशियल producing an outgoing spherical wave as shown in figure. Scattering happens by interaction of fields of incoming wave and the target object. Now the solution of the Schrodinger wave equation is the total wave consists of a superposition of the incident plane wave and the scattered वेव। तो अब जब हमारे पास ये जब वेव स्कैटर्ड होती है तो स्कैटर्ड वेव होने के साथ जब इसका वेव फंक्शन आता है तो हमारे पास आता है साई ऑफ आर थीटा इज इक्वल टू ए जो है ना हमारे पास एम्पलीट्यूड है, ई ऑफ आयोटा के जेड जो है ना ये इंसिडेंट वेव, प्लस एफ ऑफ थीटा जो है वो स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड है, ई ऑफ आयोटा के आर ओवर आर ये वाला जो फैक्टर है ये हमारे पास रिप्रेजेंट करता है स्कैटर्ड वेव वेयर आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। ये आप देख रहे होंगे कि ये जो आर है ये स्कैटरिंग सेंटर से डिस्टेंस है कि कितना जो वेव है, जैसे फर्स्ट वेव है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जैसे जैसे ये दूर जा रहा है इसी तरह से इसका एम्पलीट्यूड जो है ना वेव दूर जा रही है तो स्कैटरिंग सेंटर से डिस्टेंस भी क्या करता जा रहा है, इंक्रीज़ करता जा रहा है। और ये इसके साथ किस रिलेशन के साथ है, इन्वर्स रिलेशन के साथ है। तो ये देखेंगे ये आपके साथ इन्वर्स रिलेशन के साथ जो है ना ये वेरिएशन आ रही है। ठीक हो गया, और ये थीटा है एंगल जो हमारे पास आ रहा है, ये स्कैटरिंग सेंटर हो गया। ठीक हो गया, नेक्स्ट अब हमारे पास आ रहा है जी, अब हमारा जो मेन टारगेट है ना वो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू नोट दैट स्फेरिकल वेव मस्ट कैरी ए फैक्टर 1 over r बिकॉज साई ऑफ स्कैटर्ड अप्रोचेज टू ज़ीरो। तो ये फैक्टर हमें प्रोबेबिलिटी की कंजर्वेशन के इम्पोर्टेंट ये जो फैक्टर है ना 1 over r हमारे पास इसलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज साई स्कैटर्ड इसका मॉड स्क्वायर हम करते हैं तो ये अप्रोच कर जाता है ज़ीरो के कंजर्व प्रोबेबिलिटी को कंजर्व करने के लिए एज आर अप्रोचेज टू इन्फिनिटी। जब आर अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिटी को तो 1 over इन्फिनिटी ज़ीरो, तो स्कैटरिंग का एम्पलीट्यूड किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। जैसे मैं आपको करके बताती हूँ कि ई की पावर एओटा एक प्लस माइनस ई की पावर एओटा तो ख़त्म हो जाएगा ना, तो 1 over r स्क्वायर आ जाएगा, तो 1 over इन्फिनिटी इज इक्वल टू ज़ीरो। तो साई स्कैटर्ड का जब हम स्क्वायर करेंगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा, ज़ीरो के। तो प्रोबेबिलिटी कंजर्व हो जाएगी, अप्रोच नहीं करेगी इन्फिनिटी को कि ये अगर ये दूर तक जाता है लेकिन इन्फिनिट तक नहीं ये जाता, इन्फिनिट तक चला भी जाता है आर मतलब स्कैटरिंग सेंटर से वेव जो स्कैटर्ड वेव का एम्पलीट्यूड वो इन्फिनिट तक चला भी जाता है तो वेव फंक्शन टर्मिनेट नहीं होता, वेव फंक्शन ज़ीरो को हो जाता है। तो हम इसकी ये कंजर्व करता है इसकी प्रोबेबिलिटी को। और के हमारे पास क्या है, हमें पता है कि के इज़ द वेव नंबर। के हम पहले पढ़ के आए हुए हैं 2m over h कट स्क्वायर, इस तरह से हम पढ़ के आए हैं। ठीक है, द अबव एक्सप्रेशन शोज द फ्री पार्टिकल बिहेवियर फॉर इलास्टिक स्कैटरिंग for producing an outgoing spherical waves as shown in figure. Scattering happens by interaction of the above expression
shows the free particle behavior for elastic scattering incident wave नंबर इज़ इक्वल टू द स्कैटर्ड वेव। वैसे तो हम इलास्टिक स्कैटरिंग पढ़ते हैं कि उसके अंदर एनर्जी कंजर्व रहती है, लेकिन इलास्टिक कोलिजन के अंदर मैंने आपको बताया था ना कि कोलिजन और स्कैटरिंग जो है ना ये मिलते जुलते हैं, लेकिन जो स्कैटरिंग होती है ना इसमें इंसिडेंट वेव नंबर इज़ इक्वल टू द स्कैटर्ड वेव नंबर। आल्सो मॉड्यूलेशन फैक्टर एफ ऑफ थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज़ द एम्पलीट्यूड ऑफ आउटगोइंग स्फेरिकल वेव डिपेंडिंग अपॉन थीटा, क्योंकि ये दिखाया गया ना कि थीटा का फंक्शन है। ये देखें स्कैटर्ड वेव एम्पलीट्यूड के अंदर ये आपको थीटा का फंक्शन शो किया गया, ठीक है। नेक्स्ट हमारे आवर टास्क इज टू कैलकुलेट द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड एफ ऑफ थीटा विच टेल्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ स्कैटरिंग इन अ गिवन डायरेक्शन थीटा एंड इज रिलेटेड टू द डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन डी ऑफ थीटा। अब हमारे पास नेक्स्ट है जी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी। इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी क्या होती है? इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी के अंदर ये है बेटा कि हमारे पास जो वेव आ रही है, जो वेव हमारे पास आ रही है उसका जो है ना वो उसकी प्रोबेबिलिटी, एंड नेक्स्ट हमने स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करनी है। कंसीडर द इंसिडेंट पार्टिकल मूविंग विद स्पीड v पासिंग थ्रू द इन्फिनिटेसिमल क्रॉस सेक्शन एरिया d सिग्मा इन टाइम dt विद वेव फंक्शन। ये आपके पास जो है ना ये फिगर है, ये हमारे पास वेव आ रही है, ये z डायरेक्शन के अलॉन्ग है। अच्छा पहले हमने ना ये इस तरह से देखा है, ये अभी हमने इस तरह से देखा ना कि वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही थी तो हमने z डायरेक्शन इस डायरेक्शन के अलॉन्ग ली थी, लेकिन अब हमने वर्टिकल कर दिया इसको। ये वो स्कैटरिंग सेंटर है, तो ये स्कैटरिंग सेंटर का इसको अब हम उन्होंने ना वो जो हमने ये छोटा सा दायरा देखा था ना जो स्कैटरिंग सेंटर था, अब इसको उन्होंने ना जूम करके दिखाया गया, ये थोड़ा सा क्या कर दिया है, बड़ा कर दिया है। यहाँ से जो वेव आ रही हैं आके ये यहाँ पर ये देखें कि ये डी सिग्मा है, ये डी ए है, इसके साथ जाके स्कैटर होती है। स्कैटर होने के बाद हमारे पास ये आर डिस्टेंस है, हाँ जी, तो ये फाई एंगल के ऊपर जा रही है। टारगेट के साथ जब स्कैटर होके ये हमने एक एरिया रख दिया है जिसका एरिया का कितना क्रॉस सेक्शन एरिया डी सिग्मा है, और डी टाइम के अंदर जब वेव उस क्रॉस सेक्शन में से गुजरती है तो हम उसकी इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, और वो किसके बराबर आ रही है, साई ऑफ इंसिडेंट किसके बराबर आ रही है, ए की पावर आयोटा के जेड। तो देन द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी डी पी इंसिडेंट इज इक्वल टू साई, मतलब इंसिडेंट वेव का स्क्वायर आ जाएगा, साई स्टार साई आ जाएगा। अब वॉल्यूम निकालना है, वॉल्यूम किसके बराबर होगा, एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ, और हमें पता है कि एस इज इक्वल टू वी टी वाले फार्मूले से लगाया हुआ है। एस डिस्टेंस है ना कि जितना डिस्टेंस के लेंथ वो कवर कर रहा है, डी सिग्मा इज इक्वल टू वी डी टी। तो ये जब हम यहाँ पर पुट करेंगे तो ए स्टार ए की पावर आयोटा के जेड ख़त्म हो जाएगा, तो हमारे पास डी पी इंसिडेंट किसके बराबर आ जाएगा, ए स्क्वायर डी सिग्मा वी के। ठीक हो गया, ये हमने यहाँ से निकाल लिया, ये इंसिडेंट स्क्वायर था, इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी थी। नेक्स्ट हमारे पास जो है ना हमने स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है। जब हमने स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी, अच्छा यहाँ पर एंगल की बात हो रही है, द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एजीम्यूथल एंगल थीटा फॉर क्रॉस सेक्शनल फाई फॉर द सेंट्रल पोटेंशियल ऑफ इंट्रैक्शन, क्योंकि ये इसके अंदर थीटा की टर्म आ ही नहीं रही, तो ये हम क्या कहते हैं कि ये इंडिपेंडेंट है। द वॉल्यूम डी वी ऑफ द इंसिडेंट बीम दैट पासिस थ्रू द एरिया डी सिग्मा। एक्चुअल में कि ये वाला जो पोर्शन था ना, इधर हमने एक एरिया रख दिया है, और ये वाला जो है ना वो सिग्मा, ये जो जिसको मैंने डॉट शो किया है, और यहाँ पर हमने एरिया रख के ना यहाँ से इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी निकाली है। ये देखें कि ये हमारे पास वही टारगेट आ गया है, इस टारगेट से ये इंसिडेंट बीम आ रही है, और ये फाई एजीम्यूथल एंगल है, ये आर डिस्टेंस है, ये भी फाई है, और यहाँ पर हमने ये छोटा सा एक एरिया रख दिया है जिसका एरिया कितना है, डी सिग्मा, और डी टी टाइम के अंदर यहाँ से जो है ना वो स्कैटरिंग हो रही है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी यहाँ तक। नेक्स्ट है जो स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी। जब हमने स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो जो स्कैटर्ड पार्ट है ना वेव फंक्शन का, ये देखेंगे इस एफ ऑफ थीटा ई की पावर, इसको हम मॉड स्क्वायर के साथ करेंगे, मॉड स्क्वायर निकालेंगे स्कैटर्ड साइड का। तो स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी जब इसका करेंगे तो डी पी स्कैटर्ड इज इक्वल टू दिस, डी वी की वैल्यू भी यहाँ पर हमने पुट करनी है, लेकिन यहाँ पर जो है स्कैटरिंग हमारे पास जो है ना वो सर्कुलर है ना, सर्कुलर, तो यहाँ पर एरिया किसका आएगा, सर्कल का। डी ए इज इक्वल टू आर स्क्वायर डी सिग्मा, यहाँ पर पाई नहीं आर स्क्वायर डी सिग्मा और वी डी टी वैसे ही आ जाएगा।
तो ये हमारे पास स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड आ गया। ई की पावर आयोटा के जेड ओवर आर खत्म हो जाएगा, आर स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर। क्लियर? आर स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा। विच इज़ द रिक्वायर्ड स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी एज द इंसिडेंट प्रोबेबिलिटी मस्ट बी इक्वल टू द स्कैटरिंग प्रोबेबिलिटी। मीन जितने पार्टिकल्स इनकमिंग है उतने ही स्कैटर्ड होने चाहिए। तो डी पी इंसिडेंट इज इक्वल टू डी पी स्कैटर्ड। तो जब हम इन दोनों को इक्वेट करेंगे तो ये देखें दोनों तरह से डी टी भी कैंसिल हो रहा है, डी टी भी कैंसिल हो रहा है, वी भी कैंसिल हो रहा है। जो चीज़ कैंसिल नहीं हो, ए स्क्वायर भी कैंसिल हो रहा है। तो हमारे पास सिर्फ चीज़ बचती है डी सिग्मा इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा स्क्वायर डी। तो डी सिग्मा ओवर डी दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ थीटा स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड मोड का स्क्वायर आ गया। हैंस वी सी दैट डिफरेंशियल क्रॉस सेक्शन विच इज़ द quantity of interest is to experimentalist is equal to the absolute square of scattering wave amplitude. The differential cross section d sigma over d gamma is equal to d of theta. This is called the differential scattering cross section and is equal to mod square of scattering amplitude. Absolute square of scattering wave amplitude which is obtained by solving the Schrödinger wave equation. द टोटल क्रॉस सेक्शन इन ऑल डायरेक्शन। ये तो हमने सिर्फ डी सिग्मा के लिए किया ना, जब टोटल क्रॉस सेक्शन निकालेंगे। अच्छा ये ना मैथ की कोई है टर्म है, अगर 4 पाई एफ मॉड स्क्वायर आता है तो हम इसको जो है ना लिमिट चेंज कर देते हैं 0 to पाई और बाहर 2 पाई आ जाता है और साइन थीटा के साथ आ जाता है। डी ऑफ ये डी सिग्मा के साथ में ये वैल्यू भी पुट कर दी डी थीटा डी फाई, और ये इसको जो है ना उन्होंने सिंप्लीफाई कर दिया है और 0 to पाई शिफ्ट कर दिया है। Here there are two methods for the calculating of f of theta: partial wave analysis and Born-Oppenheimer approximation. Born approximation, sorry. आप लोगों ने मेरा ख्याल है Born-Oppenheimer approximation पढ़ी है, लेकिन ये Born approximation है। तो नेक्स्ट है जी हमारे पास पार्शियल वेव एनालिसिस। इन दिस एनालिसिस द इंसिडेंट प्लेन वेव इज टेकन टू बी इक्विवेलेंट टू द। अब हमने निकालनी है जो वेव है ना, उसकी जो वेव है एक्चुअल नहीं है, मतलब जो उसको हमने पार्शियल वेव का नाम दिया है कि प्लेन वेव इक्विवेलेंट टू द सुपरपोजिशन ऑफ इन्फिनिट नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव। हमने ये कहा है कि ये जो प्लेन वेव भी हमने ली है ना, ये एक्चुअल में प्लेन वेव नहीं है, बल्कि ये इक्विवेलेंट टू है लार्ज नंबर ऑफ स्फेरिकल वेव सुपरपोज होकर एक वेव बना रहे हैं, दैट इज़ द प्लेन वेव। ईच स्फेरिकल वेव इज कॉल्ड पार्शियल वेव। इन पार्शियल वेव analysis we don't limiting the strength of scattering potential and calculate value of f of theta matching equation 4.2 the asymptotic solution of Schrödinger wave equation। अच्छा हम लोगों ने जब Schrödinger wave equation को सॉल्व किया था तो उसका हमने जनरल सोल्यूशन निकाला था, तो हमने इसका ना asymptotic solution नहीं निकाला। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, इन पार्शियल वेव एनालिसिस वी डू नॉट लिमिटिंग द स्ट्रेंथ ऑफ स्कैटरिंग पोटेंशियल। हम इसको लिमिट नहीं करेंगे एंड कैलकुलेट द एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ एफ ऑफ थीटा बाय मैटिंग इक्वेशन 10.5। ये मैं 4.4 पढ़ा है, ये 10 पॉइंट है, ये आपके जो है ना न्यू बुक के अंदर 10.5 है, लेकिन यहाँ पर 4.4 टू द असिम्प्टोटिक सॉल्यूशन ऑफ द श्रोडिंगर इक्वेशन इन स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स। द सॉल्यूशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर स्फेरिकल सिमेट्रिक सिस्टम के लिए जो है ना वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन अगर वी ऑफ आर को हम देते हैं सिमेट्रिक पोटेंशियल लेते हैं तो ये वेक्टर वी ऑफ आर सिंपल वी ऑफ आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और साई किसका फंक्शन है, आर थीटा एंड फाई का। आर रेडियल पार्ट होता है एंड थीटा एंड फाई इज़ द एजीम्यूथल पार्ट। आप लोगों को सॉरी इनको क्या कहते हैं, चलो ये आपको मैं मैसेज बता दूँगी, इनको असिम्प्टोटिक सोल्यूशन कहते हैं शायद, या ये रेडियल पार्ट है और ये दूसरा मैं आपको बता दूँगी। तो इसको हम जब लीनियर लिखते हैं तोड़कर तो आर ऑफ आर ये रेडियल पार्ट आ गया और वाई ऑफ एलम थीटा ये स्फेरिकल हार्मोनिक है। ये हम पहले पढ़ के आए हैं, उसके अंदर पढ़ा था हमने जब हमने वो पढ़ा था ना क्वांटम सॉरी मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम एल के अंदर जब उसका हमने वेव फंक्शन निकाला था तो उसके अंदर ये स्फेरिकल हार्मोनिक्स की फॉर्म में आया था। तो एंड यू ऑफ आर इज इक्वल टू यू ऑफ आर किसके बराबर है, आर ऑफ आर सेटिस्फाइज द रिलेशन। तो अब हमने इसका जो है ना इक्वेशन को लिख लिया है इस तरह से, एच कट स्क्वायर ओवर ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन फॉर यू वी ऑफ आर प्लस एच कट स्क्वायर एल प्लस एन ओवर आर स्क्वायर यू इज इक्वल टू ए यू, वेयर एल इज द एजीम्यूथल क्वांटम नंबर एंड यू इज़ द वेव फंक्शन लाइक साई। जैसे हमने साई पढ़ा था, फाई लिखा था, यहाँ पर हमने यू वेव फंक्शन कर दिया। अब हमने ना इसके दो जोन बना लिए हैं। ये जोन आपके ना इस फिगर के अंदर है शो किया कि जहाँ पर v नॉट इक्वल टू 0, इंटरमीडिएट रीजन के अंदर v 0 हो जाएगा,
मतलब के ऑफ आर मतलब एक बहुत ज़्यादा के ऑफ आर, जब बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पे हम चले जाएंगे तो रेडिएशन जोन के अंदर चले जाएंगे, फिर इंटरमीडिएट रीजन आ जाएगा और फिर दरमियान में जो है ना बिल्कुल V नॉट इक्वल टू 0 वाला रीजन आ जाएगा। हम अब इंटरमीडिएट रीजन के लिए सॉल्व करेंगे और के आर ग्रेटर देन रेडिएशन जोन इसको कहेंगे। एट वेरी लार्ज द पोटेंशियल बिकम्स वीक, जब पोटेंशियल वीक हो जाता है तो सेंट्रीफ्यूगल टर्म, ये सेंट्रीफ्यूगल जो सेंट्रीफ्यूगल टर्म है ना h कट स्क्वायर ओवर 2m l इंटू l+1 ओवर r स्क्वायर u इज इक्वल टू EU, दिस इज कॉल्ड द। तो हम इसको क्या कर देते हैं, जब बहुत ज़्यादा दूर चला जाता है r बहुत बड़ा हो जाता है 1 से, तो हम क्या कर देते हैं 1 ओवर r को बिल्कुल निगलेक्ट कर देते हैं। तो हम क्या कहते हैं कि ये इक्वेशन बन जाती है जब ये सेंट्रल ये वाला पार्ट बिल्कुल निगलेक्ट हो जाएगा और V ऑफ r 0 हो जाएगा तो ये सारी टर्म इधर चली जाएगी, तो ये हमारे पास इस तरह से ये इक्वेशन बन जाएगी। क्लियर? 2m ओवर ई और इसका जो सोल्यूशन आएगा सी की पावर आयोटा के आर और ई की पावर माइनस आयोटा के आर। लेकिन यहाँ पर एक मसला आ गया है कि जो फर्स्ट टर्म है ना ये रिप्रेजेंट करती है आउटगोइंग स्फेरिकल वेव एंड सेकंड टर्म रिप्रेजेंट कर रही है इनकमिंग वेव विच इज़ नॉट पॉसिबल। क्योंकि डी जब अप्रोच कर रहा है जीरो को, एम्पलीट्यूड जब के ऑफ आर इतनी दूर वो जा रहा है तो वेव का एम्पलीट्यूड तो वो जीरो को अप्रोच कर रहा है विच विल गिव, तो ये सिर्फ तभी वेरी लार्ज डिस्टेंस पे जाएगा तो समथिंग ओवर इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। जब हम इसका निकालने की कोशिश करेंगे ना वैल्यू डी की, तो डी की वैल्यू 0 को अप्रोच कर जाएगी। कैसे निकालते हैं हम इसकी वैल्यू, हम इसको वो निकालते हैं नॉर्मलाइज करते हैं जब इसका इनकमिंग पार्ट का, तो ई की पावर माइनस आयोटा के आर, जब आर अप्रोचेस टू इन्फिनिट हो जाएगा तो 1 ओवर इन्फिनिट 0, तो डी अप्रोच कर जाएगा इन्फिनिट 0 को। तो क्या इनकमिंग वेव का एम्पलीट्यूड 0 था? नहीं था। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये जो सेकंड टर्म है ना ये हमारे लिए काम की नहीं है। तो एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन सिर्फ तब होगा जब u ऑफ r इज इक्वल टू सी की पावर आयोटा की आर, और जब हम c की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये इतनी छोटी होती है कि हम इसको क्या कर देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं। तो u ऑफ r हमारे पास बराबर आ जाता है e की पावर आयोटा के आर और r ऑफ r बराबर आ जाएगा e की पावर आयोटा के आर ओवर r। दिस रिलेशन होल्ड्स फॉर रेडिएशन जोन, वी ऑलरेडी डिडक्टिंग इन इक्वेशन सही हो गया यहाँ पर। उसके बाद है इंटरमीडिएट रीजन जब होता है जब v इज इक्वल टू 0। तो अब हमारे पास ये जो स्टार्ट में इक्वेशन हमने लिखी थी इक्वेशन 4.12 यहाँ पर लिखा है आपकी बुक के अंदर, इस इक्वेशन को नंबर दिया गया है 10.15। तो इस इक्वेशन का हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम रिड्यूस कर लेंगे फॉर u v इज इक्वल टू 0 के लिए। अच्छा, पहले वाली सीन के अंदर भी v 0 था, यहाँ पर भी v जो है ना वो 0 आ गया है। सिर्फ दरमियान वाला स्कैटरिंग रीजन है ना उस रीजन के अंदर v 0 नहीं है, बाकी सब के अंदर v क्या है हमारे पास आ रहा है 0 आ रहा है। तो जब हम इस इक्वेशन को भी हमने वैसे सॉल्व करना है तो दिस इज़ द बेसल फंक्शन इक्वेशन। इस इक्वेशन को हम बेसल फंक्शन इक्वेशन कहते हैं और मुझे लगता है कि ये आप लोगों ने उसके अंदर पढ़ी होगी, किस सब्जेक्ट में, MMP के अंदर। दिस इज द बेसल फंक्शन इक्वेशन एंड जनरल सॉल्यूशन इज अ लीनियर कम्बिनेशन ऑफ स्फेरिकल बेसल फंक्शन। जब हम इसको लिखते हैं तो ये लीनियर कम्बिनेशन है ए एम्पलीट्यूड, आर जो है ना ये हमारे पास डिस्टेंस है, और जे ऑफ एल के ऑफ आर जो है ना ये हमारे पास है स्फेरिकल बेसल फंक्शन, और बी आर फिर एम्पलीट्यूड आ गया, सेकंड एम्पलीट्यूड, आर डिस्टेंस, और एन ऑफ एल क्या आ गया हमारे पास न्यूमैन फंक्शन है, ये भी उसके अंदर MMP की ही टर्म है। जब हम यहाँ से आर को कॉमन लेके यू ऑफ आर पे डिवाइड करते हैं, यहाँ से जब हम आर को कॉमन लेते हैं ना इस वाली टर्म में से और इस वाले टर्म में से, और आर को डिवाइड कर देते हैं यू आर ऑफ आर ऑफ आर के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया। लेकिन यहाँ पर जो हमारे पास ए और बी है उसके बाद जो फंक्शन है वो ये बेसल फंक्शन है, न्यूमैन फंक्शन है ना, स्फेरिकल बेसल, ये दोनों फंक्शन जो है ना ये हमें इनकमिंग वेव का बता रहे ना हमें आउटगोइंग वेव का बता रहे। लेकिन हमें तो ऐसा एक फंक्शन चाहिए जो कि हमें इस तरह का लीनियर सॉल्यूशन चाहिए था ना, इसका सॉल्यूशन हमें ना आउटगोइंग वेव का बता रहा है ना इनकमिंग वेव का बता रहा है। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए कि लीनियर कम्बिनेशन ऐसा चाहिए जिसमें ई की पावर आयोटा के आर की जो है ना वो टर्म मौजूद हो और ई की पावर माइनस आयोटा किया जो कि इनकमिंग वेव को शो करे। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, हम स्फेरिकल हैंकल फंक्शन यूज़ करेंगे। स्फेरिकल हैंकल फंक्शन को 2 डिफरेंट काइंड्स के होते हैं, तो हम यहाँ पर फर्स्ट 2 काइंड्स के यूज़ करेंगे। तो ये फर्स्ट काइंड h ऑफ 1 l x इज इक्वल टू j ऑफ l x आयोटा प्लस आयोटा i n ऑफ l x। फर्स्ट वाला जो है ना हमारे पास कौन सा फंक्शन है, अगेन स्फेरिकल बेसल फंक्शन, एंड सेकंड इज द न्यूमैन फंक्शन। ये उसके बाद माइनस आयोटा वाला आ गया सेकंड हैंकल फंक्शन। एट लार्ज आर फर्स्ट एंगल गोज लाइक, अब ये यहाँ पर बता रहा है कि ये जो फर्स्ट हैंकल फंक्शन है इट विल बिहेव लाइक ई की पावर आयोटा की आर ओवर आर टर्म मीन इनकमिंग वेव, एंड सेकंड टर्म्स विल फॉर आउटगोइंग वेव्स वी नीड स्फेरिकल हैंकल फंक्शन ऑफ फर्स्ट काइंड, क्योंकि हमें आउटगोइंग वेव नहीं चाहिए
हमें सिर्फ इनकमिंग वेव चाहिए तो हम सिर्फ फर्स्ट काइंड यूज़ करेंगे, तो आर ऑफ आर बराबर है सी ऑफ एल एच एल। अब ये वाला जो ये पहले वाला आर ऑफ आर आया है, ये वाला जो आर ऑफ आर आया है ना हमारे पास, ये था ट्रेडिशन जोन के लिए, और ये वाला जो आर ऑफ आर आया है ये हमारे पास इंटरमीडिएट रेंज के लिए। तो यहाँ पर सी ऑफ एल इज़ अ कोफिशेंट है, इस कोफिशेंट को हम क्या कहते हैं, पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड। सी ऑफ एल इज़ अ पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड कोफिशेंट, ये है जी एक्चुअल में पार्शियल वेव। दस द एग्जैक्ट वेव फंक्शन इज द एक्सटीरियर रीजन वी ऑफ आर बिकम्स। तो ए हमारे पास यहाँ पर एम्पलीट्यूड ई की पावर आयोटा के जेड, सी एल फर्स्ट हैंकल फंक्शन के साथ हमारे पास वही स्फेरिकल हार्मोनिक्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हमारा टारगेट है स्फेरिकल हार्मोनिक फंक्शन को, वेयर वी ऑफ आर इज स्फेरिकली सिमेट्रिक पोटेंशियल स्कैटर्ड वेव फंक्शन नॉट डिपेंड अपॉन एम। तो एम के ऊपर ये डिपेंड, फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ किसके ऊपर डिपेंड करेगा, थीटा के ऊपर डिपेंड करेगा, फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा, क्योंकि स्फेरिकली सिमेट्रिक है। ये हमने शुरू में भी पढ़ के आए हैं, जब वो स्फेरिकली सिमेट्रिक होता है तो फाई के ऊपर कोई भी चीज़ डिपेंड नहीं कर रही, ओनली ऑन डिपेंडिंग अपॉन थीटा। ये देखें, ये हमने ये फिगर के नीचे भी ये मेंशन किया हुआ है इधर। द स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एजीम्यूथल एंगल फॉर सेंट्रल इंट्रैक्शन। ये एजीम्यूथल एंगल ही था जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बाद में बताऊँगी। तो यहाँ तक थे हम। तो हमने ये कहा कि स्फेरिकल जब ये फाई के ऊपर डिपेंड नहीं करना तो डेफिनेटली एम इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो हमारे पास ये किसके बराबर आ जाएगा, स्फेरिकल हार्मोनिक वाई ऑफ ज़ीरो एल थीटा फाई इज इक्वल टू 12 + 1/4 पाई पी ऑफ एल कॉज ऑफ थीटा। आल्सो फॉर वेरी लार्ज, ये फर्स्ट हैंकल फंक्शन की डेफिनेशन है, ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करनी है, इसकी ज़्यादा एक्सप्लेनेशन के अंदर आप लोगों ने नहीं जाना। माइनस आयोटा एल + 1 ई की पावर आयोटा के आर ओवर के आर। ठीक हो गया। अब जब मैं इसको फॉर द सिमेट्रिक फॉर्म ऑफ द सॉल्यूशन जब इसके अंदर पुट करेंगे तो ये हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। ईच टर्म ऑफ दिस फंक्शन इज पार्शियल वेव। अब ये एग्जैक्ट वेव कोई भी नहीं है, ये पार्शियल वेव है। द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड इज डिटरमिन्ड बाय। अब इस इक्वेशन को हम कंपेयर करेंगे इस इक्वेशन के साथ, इस इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे, ये चीज़ सेम है। और यहाँ पर ई की पावर आयोटा के आर वाली टर्म है, बाकी जो सारी टर्म बचेगी ना, ये वाली और ये वाली, ये किसके बराबर होगी, एफ ऑफ थीटा के। एफ ऑफ थीटा किसके बराबर आ जाएगा, 1/r एल इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिट सी एल। ये जो स्कैटरिंग वेव सॉरी पार्शियल वेव एम्पलीट्यूड है सी एल -1 माइनस आयोटा की पावर l + 1 पी ऑफ एल कॉज ऑफ थीटा 2l + 1/4 पाई। तो एंड टोटल क्रॉस सेक्शन जब इसको वही वाली टर्म लिख देंगे तो हम इसको जब कैलकुलेशन करते हैं, इसकी हमने कैलकुलेशन सारी डिटेल में नहीं करनी है, इसका मॉड स्क्वायर करेंगे इसकी सारी वैसे भी सिंपल से पी ऑफ एल कॉस थीटा कि 1/k² आ जाएगा 2l + 1। बाकी सारी टर्म्स जो है ना यहाँ पर एलिमिनेट होके हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 1/k² और c ऑफ l का स्क्वायर t इज इक्वल टू 0 to l इज इक्वल टू 0 to इन्फिनिट बचता है। दैट इज़ द टोटल क्रॉस सेक्शन जो कि हमने इसके अंदर कैलकुलेट कर लिया है। ये एफ ऑफ थीटा की वैल्यू आ गई है और ये आ गई। अब हमने नेक्स्ट इंशाल्लाह बोर्न ओपेनहाइमर अप्रॉक्सीमेशन से एफ ऑफ थीटा की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ये हम कल करेंगे। ठीक हो गया। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़ बच्चों।